घर में घुसते ही अनुज चिल्लाया, प्रीति भाभी तुम कहाँ हो। अनुज ने अपना हेलमेट एक और रख दिया और दूसरे हाथ में जो गिफ्ट का पैकेट था उसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पसीना पोंछते हुए वह कूलर के आगे बैठ गया और ठंडा पानी लाने को कहा। भाभी खाने के लिए भी कुछ लाऊं? नहीं भाभी, अब कुछ नहीं बनाना, मैं लाजवाब रेस्टोरेंट से लाजवाब बिरयानी लेकर आया हूँ। ये कहकर वह किचन से प्लेटें लेने चला गया। फिर एक प्लेट में अपने लिए और दूसरी प्लेट में भाभी के लिए बिरयानी लगाते हुए बोला, आज का डिनर आप मेरे साथ करें, बाकी की बिरयानी भैया के लिए फ्रिज में रख दो। प्रीति भी इंटरव्यू देकर आई थी। रात के 8 बज रहे थे। पति प्रवीण अपने काम के सिलसिले में 10 दिन से घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वह अनुज की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना अकेले जाना उसके लिए आसान नहीं था। अनुज ने ही विज्ञापन देखा, भाभी की अनुमति से फॉर्म भरवाया, टिकट कराकर अपने साथ इंटरव्यू भी दिलवाकर लाया। अनुज के सहयोग और प्रोत्साहन से प्रीति का इंटरव्यू में चयन भी हो गया। इस खुशखबरी को प्रीति ने सबसे पहले अनुज को ही सुनाया था। प्रवीण से शेयर करती तो प्रवीण ना तो इतना खुश होता, ना ही उसको इंटरव्यू दिलाने ले जाता, ना नौकरी के लिए प्रोत्साहित करता। अनुज की आवाज़ सुन प्रीति तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर आ गई। अरे अनुज, कितनी गर्मी पड़ रही है, हवा भी बंद है। अरे भाभी, तुम इतनी गर्मी में खाना बनाती, वैसे भी आप आज थकी हुई थी, इंटरव्यू देकर आई थी, इसलिए मैं बढ़िया वाली बिरयानी ले आया। इतनी गर्मी में नाहक परेशान हुए अनुज, तुम भी तो मेरे साथ गए थे, थके तो तुम भी हो। मैं इतनी भी नहीं थकी थी, अभी बना लेती फट से। कुछ मालूम है, 3-4 दिनों से तुम सूप, ब्रेड, फ्रूट, बिस्कुट से ही अपना काम चला रहे हो। मेरी तबीयत जो ख़राब चल रही थी, मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बना पा रही थी। भैया भी घर पर नहीं हैं, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रीति ने उसका पसीने से भीगा माथा पोंछते हुए कहा। कपड़े बदलाओ अनुज, तब तक मैं तुम्हारे लिए ठंडी शिकंजी बनाकर लाती हूँ, पीनी है या नहीं? वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय और शिकंजी अनुज को बेहद पसंद है। जी हाँ भाभी, आपके हाथ की शिकंजी पीकर तो मेरी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। तुम्हारे हाथ की तो बात ही अलग है। ये कहकर वह नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। वाह, मज़ा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद किसी 5 स्टार होटल में बैठा शिकंजी पी रहा हूँ। आपके हाथों में तो माँ जैसा स्वाद है। अनुज कपड़े बदल कर आ गया था, बहुत स्मार्ट लग रहा था। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतज़ाम जल्दी करना पड़ेगा। मैं इतने सारे फ़ोटो देकर गई थी, कोई लड़की पसंद आई? मैं भी तो देखूं अपने देवर की पसंद। छोड़िए भाभी ये सब, ये बताइए ज्वाइनिंग लेटर कब मिल रहा है? बस अगले हफ्ते। पर पहले ये सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने मेरी पूरी मदद की, सब कुछ तुमने ही किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अनुज बेटा, मुझसे तो तुम्हारे भैया मानने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार। प्रीति हंसते हुए बोली। अरे मैं उन्हें समझा लूँगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? अगर आप खुद पर निर्भर हो जाओगी तो फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, पता नहीं कैसी सोच है तुम्हारे भैया की, क्या ईगो लेकर बैठे हैं बीवी की नौकरी को लेकर। कभी तो मेरी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या जब तक कोई और धंधा शुरू होगा, तब तक मैं भी थोड़ा बहुत सहयोग कर सकती हूँ। शुरू में कंपनी 25,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे नोएडा में। सो तो है, पर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहाँ पापा का छोटा ही सही पर एक प्लाट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से। घर की चिंता छोड़, तुम भी उनके साथ लग जाओ, दोनों ही कंप्यूटर ऑपरेटर हो, साथ में जमकर काम करो। अपना काम सबसे बढ़िया, नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते, बेकार ही पीछे पड़े हैं, तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएं।
हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? कहा था एक बार, मगर तुम्हारे भैया में ईगो कूट कूट कर भरा है। प्रीति ने गंभीर होकर कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से, अनुज ने उम्मीद के साथ कहा। आते ही मत कहना, आज रात 11 बजे घर पहुँचेंगे, सुबह का इंतजार कर लेना। अनुज का उतावलापन देखकर प्रीति ने कहा। हाँ हाँ भाभी, कल पहले आप ही शुरुआत करिए। इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। अच्छा ठीक है, कहते हुए प्रीति मुस्कुरा दी। जब से प्रीति ब्याह कर घर आई थी, अनुज उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं, प्रवीण की माँ पहले ही चल बसी थी। प्रीति केवल 2 साल अनुज से बड़ी थी और प्रवीण प्रीति से 10 साल बड़ा। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रवीण और भी गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले प्रवीण की मां ने अपने पति के मित्र की लड़की प्रीति से शादी करने के लिए प्रवीण को राजी कर लिया था। देख प्रवीण, अब बहुत जिम्मेदारी तूने उठा ली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया, अनुज को भी पढ़ा लिखा रहा है, अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना अब मेरी जिंदगी का। अम्मा की बात पूरी होने से पहले ही प्रवीण बोल पड़ा। अम्मा, तुम जो कहती हो वो होगा। प्रवीण ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू शादी के लिए हामी भर, मैं अभी शंकर लाल को फ़ोन करती हूँ। इस तरह प्रीति प्रवीण की दुल्हन बनकर घर आ गई। प्रवीण स्वभाव से बेहद परिपक्व और गंभीर था। उसके स्वभाव के साथ प्रीति घुल मिल नहीं पाई। उसके उलट प्रीति का देवर अनुज स्वभाव से बेहद हंसमुख और रोमांटिक था। प्रीति का स्वभाव अनुज के स्वभाव से मैच करता था। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर प्रवीण के पास समय ही नहीं रहता कि वह प्रीति को घुमा फिरा सके, ना ही काम के अलावा उसका कहीं मन लगता। प्रीति धूम 3 मूवी देखना चाहती थी। अनुज 3 टिकट ले आया। प्रवीण को यह सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देख आओ। प्रवीण जानता था कि उसके बोर और गंभीर स्वभाव के साथ वह कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगी। प्रीति को प्रवीण से ज़्यादा अनुज का ही साथ मिला। वह उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक, मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम। अक्सर समय मिलता तो साथ देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों एक साथ कर आते। मजाक मजाक में कभी कभी प्रीति अनुज से कहती थी, जरा सी चूक हो गई, अम्मा जी को बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी मिलता जुलता। अनुज घर के कामों में मेरी मदद भी करता है, वरना मैं तो गृहस्थी अकेले संभाल ना पाती। अम्मा जी भी जीवित नहीं है। अम्मा के मरने के बाद मानसिक शांति और कारोबार को बढ़ाने के लिए दोनों ने मिलकर प्रवीण को किसी तरह नोएडा शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ काम करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं, बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता है, इसलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, अनुज बोला। सभी नोएडा शिफ्ट हो गए थे। प्रीति नौकरी पर जाने लगी। 2-3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहाँ कार सॉल्यूशन रिवार्ड्स नामक कंपनी के मालिक बन गए। कार में लगने वाले विभिन्न पार्ट्स की फैक्ट्री भी लगाई, जिससे आमदनी बहुत बढ़ गई। काम तो अच्छा चल पड़ा भाभी। आप महान हो, आप सही में प्रीति हो। लक्ष्मी बहुत आ गई। अब एक चीज़ की कमी है, उसको पूरा कर दो। अब तो चाचा कहने वाली मुनिया ला दो। एक दिन प्रीति के साथ मस्ती करते हुए अचानक से गंभीर होकर अनुज बोला, क्यों नहीं अनुज, पर पहले मेरी देवरानी को दुल्हन बनाकर घर लाओ। मुझे भी सहारे का इंतजाम हो जाएगा, फिर आराम ही आराम करूँगी। तब चाचा कहने वाली मुन्नी भी आ जाएगी और पापा कहने वाला मुन्ना। कह प्रीति जोर से हंस पड़ी थी। सच में घर इतना बड़ा हो गया, पर रहने वाले वही 3 लोग हैं। कभी कभी बहन के आ जाने से घर की रौनक बढ़ जाती है। उसके चले जाने के बाद
घर फिर पहले जैसा बेरौनक हो जाता है। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए, इससे घर की रौनक भी बढ़ जाएगी। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे देवर जी? रिश्ते के लिए आए फोटो में रुचि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वह पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कमेंट पास किया तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। प्रीति के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक बिटिया जिसे प्रीति ने जन्म दिया और दूसरे सदस्य अनुज से शादी के बाद रुचि का घर में प्रवेश हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे रुचि अनुज के पैसों का हिसाब रखने लगी। प्रीति के प्रबंध में भी कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती। अनुज का प्रीति से पूछ पूछ कर काम करना, उसको वरीयता देना भी उसे ना भाता, और ना ही वह चाहती थी कि उसका पति अनुज प्रीति के कहने पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके मन को अंदर से जला देता। उसने अनुज से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, पर वह डपट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। अनुज के सामने तो वह चुप हो जाती, पर प्रीति को रह रहकर ताने देने से बाज न आती। प्रीति का खून खौल उठता, पर कलह बचाने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। अनुज से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे रुचि को बुरा न लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। रुचि को तब भी चैन नहीं आया। वह शक की नज़रों से प्रीति और अनुज को देखती। एक दिन उसने मौका पाकर प्रवीण के कान भरने चाहे। भैया, आप तो बस काम में इतने व्यस्त रहते हो कि अपनी बीवी बच्चों की भी कोई परवाह नहीं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का मतलब? प्रवीण ने चौंकते हुए पूछा। तब रुचि ने अपने मन का सारा शक उगल दिया। सुनकर प्रवीण उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसी तुमने? अनुज को वह अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है। अनुज ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब निकाला तुमने कि दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता है। इसी बीच प्रीति वहाँ आ गई। पूछा, क्या हुआ प्रवीण? प्रवीण को गुस्से में देख वह घबरा गई थी। अनुज भी वहाँ पहुँचा। वह समझ रहा था जो शक और जलन की आग रुचि ने उसके मन में भरनी चाहिए थी, वही नफरत भैया के मन में डालने की कोशिश की होगी। ऐसे शादी नहीं चल सकती, तुम्हें भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, फिर तुम जहाँ चाहें वहाँ जाओ, कह अनुज ने वहाँ से खिसक रही रुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रीति पास आ गई। ये क्या तरीका है अनुज पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। अनुज ने पकड़ ढीली की तो रुचि एक और हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नव विवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। यह तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं, ये भी ठीक नहीं। मैंने प्रवीण से पहले ही कहा था, अनुज, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्रीति बोली। हाँ, प्रीति ने मुझसे पहले ही कहा था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं समझा ये घर को बांटना चाह रही है। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया। ये तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसकी कोशिशों से ही आज मेरा और अनुज का अपना अपना बिजनेस है, कह प्रवीण गोदरेज से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले महीने क्या, आज ही ये सब अपने पास रखो। जाओ, तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। रुचि माफ़ी मांगने लगी। अनुज गुड़िया को गोद में उठाए उसको छाती से लगाए अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रीति समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अनुज का दिल कितना भावुक हो उठा है। वह बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो है, दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह रुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, ये मेरा दोस्त तुम्हारी मोहब्बत
मेरा सहयोगी, तुम्हारा साथी कहकर हंसने लगी। फिर सभी एक साथ हंस पड़े।